2025 के लिए, बिहार इंटर परीक्षा 2025 के लिए सभी विषय की अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, क्रैश कोर्स के लिए तो आप लोगों ने खूब अच्छा तैयारी कर लिया लगभग। हम लोग अब अंतिम चैप्टर्स में आ चुके हैं और चैप्टर है बच्चों अर्धचालक आज। और आज क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर है 39 बच्चों, अर्धचालक तथा युक्तियां। इसमें हम लोग बेसिकली सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं और सेमीकंडक्टर से क्या क्या यूज होता है आज के दौर में। बच्चों सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ऑल डिवाइसेस जो है उसी पर बेस्ड हैं। आपका चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे कैमरा हो, या आप जिस भी संसाधन से हमें आज देख पा रहे हैं, टीवी है, बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जो आप देख पा रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर का ही यूज हुआ है। सेमीकंडक्टर के यूज से सर क्या बनता है अर्धचालक के प्रयोग से? तो बच्चों अर्धचालकों के प्रयोग से आपके डायोड बनते हैं, आपका सोलर सेल बनता है, आपका एलईडी बनता है। आज हम डिस्प्ले लाइट अगर देखते हैं एकदम पतली टीवी तो कितनी खूबसूरत लगती है कि सर ये तो बड़ी अच्छी टीवी है ना, बहुत खूबसूरत है। तो बच्चों वो डायोड की वजह से है। आज अगर आप डिजिटल बोर्ड में अच्छे से पढ़ पा रहे हो इतनी बड़ी डिस्प्ले में, तो बच्चों वो किसकी मदद से है? अर्धचालक सेमीकंडक्टर की वजह से है। ठीक है, तो बच्चों यही है हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाला सेमीकंडक्टर से बने कुछ डिवाइसेस जिन्हें हम दैनिक जीवन में आज यूज कर रहे हैं। बच्चों इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा फर्क होता है। इलेक्ट्रिकल बड़े बड़े संचार माध्यमों के लिए, जैसे मतलब बड़े बड़े जगहों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत धारा को भेजना, धारा प्रवाहित करने के लिए वायर बिछाना, एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से जोड़ना, ये इलेक्ट्रिकल काम के अंतर्गत आता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? वे छोटी डिवाइसेस जिनमें हम किसी चीज को, जैसे डायोड जुड़ते हैं, डिस्प्ले, मतलब जैसे आप देखे होंगे, टीवी का एक एग्जांपल दे रहे हैं कि टीवी की प्लेट होती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल नहीं। इलेक्ट्रिकल वो वर्क हुआ कि टीवी में करंट कैसे आई, बोर्ड से लेकर के वहां तक करंट कैसे आई, ये इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वो वर्क हो गया कि उसके भीतर के पार्ट्स कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और बच्चों बात रही आप लोगों के फिजिक्स एग्जाम की, तो बच्चों आप सभी को पता है कब है? 5 फरवरी है ना? क्या 5 फरवरी को एग्जाम है? आज डेट कितनी है गुरुजी? आज है बच्चों 30 जनवरी। 30 जनवरी सर, अच्छा सर 30 दिसंबर। बच्चों बिल्कुल भी नहीं डरना है, अभी हमारे पास 34 दिन है। इतने दिन में तो हम 34 तो गुणा 24 से कर दीजिए, कितने घंटे हैं? जितने घंटे हम सो सकते हैं, बहुत आराम से सो सकते हैं। परीक्षा बहुत सर, इस धरती से मेरा प्रणाम करिए गुरुदेव, सभी का प्रणाम स्वीकार है बच्चों, सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। और इस आने वाले वर्ष में बच्चों, आने वाले वर्ष में हम लोग है ना, एक सफलता का वर्ष है। ठीक है, एक सफलता का बच्चों आप लोगों की वर्ष होगा, है ना? सफलता का वर्ष होगा कि नहीं होगा? आपके लिए होगा कि नहीं होगा? मेरे लिए होगा कि नहीं होगा? जी गुरुजी, हम सभी के लिए ये एक सफलता का वर्ष होगा, क्योंकि 2025 में आप बच्चों, बिहार बोर्ड ही नहीं, सभी बोर्ड, 12th तक ही बोर्ड होता है। आगे बच्चों आपके कॉलेज के एग्जाम होते हैं, आपके कोर्सेज के एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम 10th और 12th। तो 12th एग्जाम जो बोर्ड है बच्चों, वो आप लोगों का होगा अंतिम। और बच्चों इस 12th बोर्ड एग्जाम को आज आप लोग पास करोगे तो ये एक सफलता का वर्ष होगा। बच्चों बड़ा आसान है पेपर को पास करना सर, क्यों? क्योंकि बच्चों 140 नंबर, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो 140 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 70 नंबर के बाबू बनाने होंगे। 70 नंबर, मात्र 70 नंबर का आपको बनाना होगा। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, चलो तो बच्चों आज मेरा बर्थडे है, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, देखो बच्चों अब बात करते हैं इसमें, क्लासेस ये चल रही हैं। हाँ, आज अभी हम बताएंगे आप लोगों को अर्धचालक से संबंधित पीएन संधि डायोड, अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, जिससे प्रश्न बनते हैं वही बातें करेंगे। आज आप लोगों की बच्चों 50 MCQ क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूं शाम में 6:30 बजे। ठीक है, शाम में 6:30 बजे आप लोगों के MCQ क्वेश्चन भी क्लास है, जिसमें हम रिवाइज करेंगे मासिक परीक्षाओं के जो छूट गए थे। आप लोगों को थोड़ा याद हो, हम लोगों ने 12 घंटे की अखंड क्लास ली थी, और उस अखंड क्लास में जब मासिक परीक्षाओं के चैप्टर वाइज पहले आपको क्वेश्चन करवाए और फिर मासिक परीक्षाओं के क्वेश्चन नहीं हो पाए, है ना, तो उनके क्वेश्चंस भी मैं बच्चों लेकर के आ रहा हूं। तो आप लोगों को 50-50 करके रिवाइज भी होगा। ऐसे क्या होगा बच्चों? रिवाइज भी होगा। ठीक है, रिवाइज भी हो जाएगा कि हाँ चलो ये चैप्टर, ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों के लिए 50 MCQ क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं शाम में 6:30 बजे, जुड़ना मत भूलिएगा। दूसरी चीज बच्चों, कल है 31 तारीख और 31 जनवरी को आप लोगों के लिए आ रहा है संगम क्लास। थंबनेल लग ही गया है, देख भी चुके होंगे, है ना, शेड्यूल लग गया है बच्चों। संगम क्लास आप लोगों के लिए एकदम बढ़िया वरदान साबित होगी, क्योंकि बच्चों हम लोग सभी लोग उसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताते चलेंगे, क्वेश्चंस भी आप लोगों को रिवाइज कराते चलेंगे, और सबसे बड़ी बात, जब हम 2026 वर्ष में प्रवेश कर रहे होंगे तो हम सब साथ में होंगे, अर्थात आप अपने सभी गुरुजी के साथ होंगे, आप भी सब भाई बहन साथ में होंगे, तो एक अच्छा परिवार का फील आएगा, और फिर हम लोग बच्चों आप सभी को विशेष देंगे।
ठीक है। तो बच्चों हम सभी के लिए कल का दिन जो रहेगा शाम में संगम क्लास का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी लोग भारी संख्या में जुड़ेंगे। ठीक है, तो संगम क्लास में मस्ती के साथ पढ़ेंगे, थोड़ा सा इतना सा मस्ती भी करेंगे, और फिर 1 जनवरी होगा तो बच्चों 2026 में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो बड़ा मजा आएगा। तो विद्यार्थी जी बिल्कुल भी टेंशन न लें, जितना ज्यादा आप दिमाग में टेंशन लेते हैं उतना ही ज्यादा बच्चों हम परेशान होते हैं। कहते हैं कि समस्याओं के समाधान के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि समस्या क्या है इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। समस्या का समाधान यह है हर क्लास को सही समय से करना और उसके इंपॉर्टेंट बातों को सुनना, समझना और उसको फॉलो करना, यही है बच्चों। तो समस्या पर ध्यान देने से बेहतर है कि समस्या के समाधान पर ध्यान दिया जाए। समस्या के समाधान बता चुके, ठीक है। चलो बच्चों, तो आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है बच्चों, क्लासेस में। विद्यार्थी जी अगर हम बात करें अर्धचालक सेमीकंडक्टर की, तो ये अर्धचालक होता क्या है? सबसे बड़ी बात तो आपको यही पता लगाना हो जाएगा कि गुरुजी अर्धचालक है क्या, अर्धचालक है क्या, सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, है ना। सभी को ये पता है, और आप लोग देख लेना कि अर्धचालक किसे कहते हैं, यही प्रश्न पूछा गया है। अर्धचालक किसे कहते हैं बच्चों, ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है कि अर्धचालक किसे कहते हैं। बोलो, ये प्रश्न ही पूछा गया सीधे सीधे कि अर्धचालक किसे कहते हैं। 2020 में प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक में देखना अगर आपके क्वेश्चन बैंक में दिया गया हो। तो अर्धचालक सभी को पता है, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक तथा अचालक पदार्थों के बीच होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनकी चालकता बच्चों, ठीक है, जिनकी चालकता क्या होती है, जिनकी चालकता चालक तथा अचालक पदार्थों के बीच, चालक तथा अचालक पदार्थों के बीच, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक तथा अचालक पदार्थों के बीच होती है, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक तथा अचालक पदार्थों के बीच होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये क्या कहते हैं बाबू? अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक कहते, ठीक है बाबू, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। वैद्युत चालकता बताए थे भाई। सभी को आशीर्वाद, सभी को शुभकामनाएं। बच्चों समझ में आई बात? गुड इवनिंग माय डियर ऑल, नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। ऐसे भी कई लोग बोलते हैं ना एकदम, हाँ अरे 2025 में जाएंगे, अरे हाँ ओ सॉरी 2026 बोर्ड एग्जाम होगा, 2025 में जाएंगे, है ना, 2025 में जाएंगे, फ्लो में 2026 निकल गया। बच्चों ये दिमाग जो है ना, आने वाला वर्ष है जो क्या है ये कम याद रहता है। आने वाला वर्ष क्या है ये कम याद रहता है। आने वाला वर्ष कब कौन सा है ये कम याद रहता है, बल्कि आने वाला बोर्ड एग्जाम कब है ये याद ज्यादा रहता है। 2026 में होगा ना बोर्ड एग्जाम। जो 11th वाले बच्चे हैं उनका बोर्ड एग्जाम कब होगा? 2026। तो उनकी भी प्लानिंग चलने लगी है, तो दिन रात इस दिमाग में ना वही चला करता है कि वहाँ भी ये करना है, ऐसे करना है, उन बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा प्लान करना है। तो वो सब चीज़ ना इसलिए बच्चों ऐसा होता है कि 2026 बात मुंह से निकल गई। वैसे तो 2025 वर्ष रहेगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो 2025 वर्ष आप लोग का था बोर्ड एग्जाम, है ना, 2025 में अच्छे से देंगे, 2024 पूरा वर्ष पढ़े, 2025 में एग्जाम आप लोग देंगे, है ना। चलो ये तो समझ गए। जैसे बच्चों अर्धचालक में क्या पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप सब अर्धचालक ही हैं सर जी। सिलिकॉन स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं जो, तो सिलिकॉन, है ना, जर्मेनियम, बच्चों ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, जर्मेनियम। अच्छा, अर्धचालक दो प्रकार से होते हैं। एक होता है विद्यार्थी जी शुद्ध अर्धचालक या नैज अर्धचालक जिन्हें बोला जाता है, शुद्ध या नैज अर्धचालक, शुद्ध या नैज अर्धचालक, ठीक है, शुद्ध या नैज अर्धचालक। क्लियर है बाबू? और दूसरे क्या होते हैं? बाह्य अर्धचालक। क्या बोलते हैं? बाह्य अर्धचालक। अब आपको पता है शुद्ध या नैज अर्धचालकों में अगर हम अशुद्धि मिला देते हैं, डोपिंग कर देते हैं, तो वो बाह्य अर्धचालक बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम बच्चों, हाँ ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक कहते हैं। डोपिंग के बाद मैं ज्यादा इस पे नहीं डीप जाऊंगा क्योंकि
बोल रहा हूं सारी बात। सर 20 क्वेश्चन लेकर आइए प्रैक्टिस के लिए, 20 क्वेश्चन मिलाएंगे। जैसे कल बच्चों मेरी आदत है, देखो सोमवार मंगलवार 2 दिन क्लास होता है, तो सोमवार को ऑब्जेक्टिव, मंगलवार को सब्जेक्टिव, 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 12-15 जो भी सब्जेक्टिव को पाएंगे। कल मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। कहाँ? वो यूट्यूब चैनल पर शाम के 6:30 बजे वाली क्लास में होगी, ठीक है। तो एक दिन ऑब्जेक्टिव एक दिन सब्जेक्टिव, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो आपके रिवीजन के लिए है और वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हो, थोड़ा टेंशन होती है करें कि ना करें। लेकिन क्वेश्चन जैसे हम हैं तो थोड़ी से तो एनालिसिस करके लाते ही हैं आप लोग के लिए कि नहीं ये चैप्टर से क्वेश्चन उठा लेते हैं, बढ़िया है, ये क्वेश्चन अच्छा है, तो ऐसे उठा के अपना टाइप करा लिए और फिर आपके सामने क्वेश्चन आ गए। तो बच्चों क्या हुआ, आपकी प्रैक्टिस हो गई, आपका रिवीजन हो गया। पहले ना पहले कभी पढ़े भी हो, इतने सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, उन्हीं में से मैच कर ही जाता है क्वेश्चन। तो हर बार नया क्वेश्चन सही भी नहीं होता है, क्योंकि 10,000 क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है 1,000 पढ़े जाए जिसमें से हमारे 70 पूछ लिए जाए। इसलिए बच्चों आपको तो उतना पढ़ना है, तो रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत परफेक्ट रहेगा, है ना, ये याद रखें। तो दिया नैज अर्धचालक बच्चों यही होते हैं क्या, आपके पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार अर्धचालक और एन प्रकार अर्धचालक, पी प्रकार अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक, ये 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं। संगम क्लास कितने घंटे का होगा? 6 घंटे का होगा, ठीक। अब एक चीज बच्चों और बात सुनिएगा, जो पी प्रकार अर्धचालक होता है उसमें डोपिंग कितनी होती है, ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है। डोपिंग कितने के होती है? तो 3 संयोजकता वाले परमाणु की होती है, ठीक है। इसकी संयोजकता कितनी हो? 3 संयोजकता हो, उसका बच्चों डोपिंग होता है। और एन प्रकार अर्धचालक में 5, बाह्यतम कक्षा में 5 हो, अर्थात 5 संयोजकता वाले परमाणु की क्या की जाती है? डोपिंग की जाती है बच्चों, उससे एन टाइप अर्धचालक बनता है, ठीक है। पी प्रकार अर्धचालक, एन प्रकार अर्धचालक, समझ में आया? अच्छा, आप लोग वर्जित अंतराल का नाम सुने होंगे, वर्जित ऊर्जा अंतराल 6 से 12, हाँ बिल्कुल, कल 6 घंटे का क्लास चलेगा, 6 से 12, 5, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। सर निज अर्धचालक होता है, अच्छा यहाँ नैज लिखा हुआ है बच्चों, नैज और निज दोनों शब्द यूज किए जाते हैं। आप किसी किताब में पढ़िएगा, ठीक है, किसी किताब में पढ़िएगा तो नैज भी लिखा हुआ है और निज भी लिखा हुआ है, कई पुस्तकों में नैज भी लिखा जाता है और नैज का भी अर्थ होता है निज अर्धचालक। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम ऐसा मान सकते थे कि हम नैज बोले थे तो नज लिख गया होता, नज, लेकिन वैसा नहीं, हमने वो मात्रा जो लगाई है वो सही थी, नैज बोल भी तो रहे थे नैज, तो नैज या निज कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अदर बोर्ड्स की भी किताब उठाइएगा तो वहां पर भी नैज लिखा मिलता है। आप चलते हैं बच्चों आगे की क्लास के लिए, कंटिन्यू हम बात करेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे कि पीएन संधि डायोड क्या होता है, या पीएन संधि किसे कहते हैं, है ना। प्रश्न आपसे पूछा जाता है पीएन संधि किसे कहते हैं, प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है पीएन संधि किसे कहते हैं, या पीएन संधि क्या है, पीएन संधि किसे कहते हैं। तो पीएन संधि किसे कहते हैं भैया, पीएन संधि किसे कहते हैं, पीएन संधि किसे कहते हैं भैया, ए भैया पीएन संधि किसे कहते हैं? बहुत साधारण है, बड़ा आसान है। जब पी प्रकार के अर्धचालक को एक एन प्रकार के अर्धचालक से विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है, तो जहां पे वो जुड़ते हैं, ठीक है, जहां पे वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं, उस स्थान को पीएन संधि कहते हैं। समझ में आई बात? लिखोगे मेरे साथ, लिखना शुरू करो। ये सर कैसे बोलते हैं, एकदम मन करने लगता है कि लिखते हैं, एकदम छाप डालें। क्या कहेंगे बच्चों पीएन संधि में? जब एक पी प्रकार अर्धचालक, एक पी प्रकार अर्धचालक, पी प्रकार अर्धचालक, पी प्रकार अर्धचालक को एक एन प्रकार अर्धचालक, एक एन प्रकार अर्धचालक, एन प्रकार अर्धचालक, जब एक पी प्रकार अर्धचालक को एक एन प्रकार अर्धचालक के साथ विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है, विशेष विधि से जोड़ा जाता है, तो उन दोनों के संपर्क स्थान को पीएन संधि कहते हैं। तो उन दोनों के, या फिर ऐसे लिख दो, जोड़ा जाता है तो उसे पीएन संधि कहते हैं, बस इतना लिख दो बहुत है। तो उसे पीएन संधि कहते हैं। अच्छा हे सर जी, अगर पीएन संधि डायोड कहेगा तो
तब भी बच्चों यही है, पीएन संधि डायोड के लिए भी इतना बोल सकते हो। हालांकि पीएन संधि डायोड दो प्रकार से होता है, एक उत्क्रम अभिनत, एक अग्र अभिनत से काम करता है। आइए अभी समझेंगे उन दोनों बातों को, बात को बताएंगे। फिलहाल अभी बच्चों पीएन संधि डायोड बना लेते हैं। पीएन संधि कैसे बनता है तो ध्यान देंगे मेरे बच्चा पार्टी लोग, आप लोग को ज्यादा इधर उधर हिलने डुलने का नहीं, अपन तुम लोगों को अब बहुत पीटेगा, लोग बहुत शरारती होते जा रहे हो, है बहुत शरारती होते जा रहे हो दिन ब दिन, पूछो मत। बच्चों होता क्या है कि ये पी प्रकार अर्धचालक है, ये पी प्रकार अर्धचालक है और ये बच्चों एन प्रकार अर्धचालक है। इन दोनों को जोड़ा गया है। पी प्रकार अर्धचालक में जो आवेश वाहक होते हैं वो कोटर होते हैं, जिन्हें हम होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? होल बोलते हैं। ये कोटर भी इसमें इनको हिंदी में बोला जाता है, कोटर। और बच्चों जो एन प्रकार में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन प्रकार अर्धचालक में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बाबू? इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों जैसे ही जुड़ते हैं तो संधि के पास बच्चों क्या होता है? एक कोटर, ये इलेक्ट्रॉन, ये मिलके क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से मिल करके विद्युत उदासीन हो जाते हैं। एक कोटर एक इलेक्ट्रॉन, एक कोटर एक इलेक्ट्रॉन, एक कोटर एक इलेक्ट्रॉन, एक कोटर एक इलेक्ट्रॉन, एक। यहां पर संधि के पास मिलकर के बिल्कुल विद्युत उदासीन हो जाते हैं, जिस कारण से बच्चों यहां पर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। बच्चों ये कोटर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं बबुआ। ए घुंगरू बाबू, आज अपना नाम नहीं सुने हो ना, इस वजह से तुम लोग, आवाज नहीं आ रही मेरे पास आवाज आ ही नहीं रही है। ये बच्चों धनात्मक होते हैं, जबकि ये धनात्मक होते हैं, ठीक है, और ये ऋणात्मक होते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर भैया कोटर है, कोटर। सर क्या होता है कोटर? नहीं समझ में आ रहा है सर, हमने पढ़ाई नहीं जब शुरू में, तो कैसे समझ में आएगा? हमने फुल कोर्स पढ़ाई नहीं था, कैसे समझ में आएगा? बच्चों जैसे कार्बन है ना, सिलिकॉन है, ठीक, और इसमें जो अशुद्धि मिला दी गई ना, +3 वाला कोई भी परमाणु, तो बच्चों इसमें मान लो ये इससे बंध बना लिया, ये बंध बना लिया, ये बंध बना लिया, ये 3 बंध किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ गए ऐसे। लेकिन यहां पर खाली है और अगला कोटर, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात उसकी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। ये कैसा है? पी प्रकार का अर्धचालक है। तो यहां पर बच्चों ये जो है ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन कोई आ सकता है, क्योंकि इसे पॉजिटिव माना जाता है। जहां पर घर खाली होगा वहां पर क्या होगा? लोग, सभी लोग जाने के लिए सोचेंगे भैया हमें ही घर मिल जाए, है ना। खाली जगह क्या होती है? सभी लोग जाना चाहते हैं, भैया हमको एक जगह दे दीजिए, हम ही अपने यूज में ले लेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो नजदीक है वही पाता है, नजदीक वाला गया, पहुंच गया यहाँ पर। तो बच्चों वो कोटर क्या होता है? धनावेशित माना जाता है, माना क्या जाता है, होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये यहाँ पर क्या कहते हैं हम, हाँ, इसमें पी प्रकार अर्धचालक में कोटर होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कोटर। कोटर ये बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, किसमें? पी प्रकार अर्धचालक में, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एन प्रकार अर्धचालक में अगर पूछ लिया जाए कि एन प्रकार अर्धचालक में, ऑब्जेक्टिव में, एन प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। पी प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? तो बच्चों कोटर होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर हुआ? चलो सर, दोनों में अंतर क्या? दोनों में अंतर, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कोटर होते हैं। सर एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आप लोगों की बहुत याद आएगी। अभी सब बाबू बात ना करो, फालतू में दिमाग उस दिशा में डाइवर्ट करो। अभी तो है ना, एकदम आराम से मन बना के बस पढ़ते रहिए। वो पल होगा तो खुद को संभाला जाएगा। हमें भी पता है वो वक्त कैसा होगा कि जब लगेगा कि वही सुल्तान कैसे होगा, क्या याद करेंगे ना। बहरहाल अभी छोड़ो उन बातों को, है ना बच्चों। तो ये पीएन संधि डायोड हो गया। अब पी प्रकार अर्धचालक, ये पीएन संधि डायोड होता है जो वो उत्क्रम अभिनत भी होता है। ये 2 प्रकार से बैटरी से जोड़ा जाता है, ठीक है। आइए, तो मैं सिर्फ टॉपिक को जोड़ते हुए चल रहा हूं। पीएन संधि डायोड को, पीएन संधि डायोड को बैटरी से 2 प्रकार से जोड़ा जाता है। बैटरी से 2 प्रकार से जोड़ा जाता है, 2 प्रकार से जोड़ा जाता है, 2 प्रकार से जोड़ा जाता है।
पीएन संधि डायोड को बैटरी से दो प्रकार से जोड़ा जाता है। अब ध्यान से सुने। अच्छा, पीएन संधि डायोड का अभी मैंने आप लोगों को प्रतीक चिन्ह नहीं बताया बच्चों। पीएन संधि डायोड का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। कैसा है गुरुदेव बताइए ना, ये कैसे बना रहे हैं सर? ये बबुआ ध्यान से देखो, ये बाबूजी इस बात ये बच्चों, ये हुआ पीएन संधि डायोड, ये पी एच जैसा बन गया पीएन। बच्चों ये पीएन संधि डायोड है, इसका प्रतीक चिन्ह ऐसे बनता है पीएन संधि डायोड का। ठीक है, आइए, पीएन संधि डायोड को बैटरी से दो प्रकार से जोड़ा जाता है। कैसे? एक होता है बच्चों अग्र अभिनत, एक होता है अग्र अभिनत, एक होता है अग्र अभिनत और अग्र अभिनत, और दूसरा होता है बच्चों पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत। सर सोलर पैनल से प्रश्न पूछता है शॉर्ट में, हाँ बिल्कुल पूछता है, वो पीएन संधि डायोड का ही एक रूप है, बता देंगे। ठीक है, सुनिए, अग्र अभिनत बच्चों और दूसरा है पश्च अभिनत। पश्च अभिनत, अच्छा पश्च अभिनत सर क्या? पश्च अभिनत या बच्चों इसे ही उत्क्रम अभिनत बोलते हैं, उत्क्रम अभिनत बोलते हैं, उत्क्रम अभिनत बोलते हैं। ठीक है विद्यार्थी जी, अगर हम अग्र अभिनत की बात करें, अग्र अभिनत की बात करें तो क्या होगा? अग्र अभिनत की बात करें तो कैसे जोड़ा जाता है, बैटरी से संयोजन किया जाता है। और अगर बच्चों उत्क्रम अभिनत की बात करें तो पीएन संधि डायोड किस प्रकार से जोड़ा जाता है? पीएन संधि डायोड किस प्रकार से जोड़ा जाता है? किस प्रकार से जोड़ा जाता है? क्लियर? तो ध्यान देंगे, ध्यान देंगे हमारे हिसाब से क्या हम बोल रहे हैं ए बबुआ। सुनिए बच्चों, यहां पर हम इसको कैसे जोड़ेंगे, हम इसको कैसे जोड़ेंगे? देखो ये बच्चों पी टाइप है, पी प्रकार अर्धचालक है, बोलो हाँ। ये कैसा है? एन प्रकार अर्धचालक है, बोलो हाँ। एन प्रकार अर्धचालक है। अगर हम यहां पर जोड़ें, ये बैटरी से जोड़ना है तो कैसे गुरुजी बैटरी से जोड़ा जाए, ये बात समझ में नहीं आती है ना। इसी जगह तो कंडीशन लग जाती है ना। कंडीशन बच्चों ये होती है कि जब हमें अग्र अभिनत जोड़ना होगा तो बैटरी का जो धन सिरा होगा, अब ध्यान दें, बैटरी का जो धन सिरा होगा वो पी टाइप से जोड़ेंगे और बैटरी का जो ऋण सिरा होगा वो एन प्रकार अर्धचालक से जोड़ेंगे, वो एन प्रकार अर्धचालक से जोड़ेंगे। और इस प्रकार से यहां पर इसमें क्या होती है बच्चों? धारा प्रवाहित होती है आई, इसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित होती है इस प्रकार के जोड़ने में। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं इसमें धारा प्रवाहित होती है। बहुत बड़ी फैक्ट की बात यही है इसमें। ठीक है, इसमें जो धारा प्रवाहित होती है उसे अग्रधारा कहते हैं। इसमें अग्रधारा या इसमें संधि में धारा प्रवाहित होती है, इसमें संधि में धारा धारा प्रवाहित होती है, संधि में धारा प्रवाहित होती है। अच्छा, इसमें सर गुरुजी बताइए इसमें क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, क्या बुखार है, बताइए ना। इसमें बुखार उखार कुछ भी नहीं है, बस इसका थोड़ा सा लॉजिक चेंज है, इसका थोड़ा सा लॉजिक बच्चों चेंज है। क्या लॉजिक चेंज है गुरुदेव? आप तो सब जानते होंगे, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब कुछ पता है ना, आपको तो सब कुछ पता है। ये बच्चों रडावेशी है बच्चों। इसमें बस हम इतना करते हैं कि बैटरी को उल्टे क्रम में जोड़ते हैं बच्चों। ये पी प्रकार अर्धचालक ही है और ये एन प्रकार अर्धचालक है, एन प्रकार अर्धचालक है। और इसमें हम जब जोड़ते हैं, ये तो पीएन संधि है ना, ये तो पीएन संधि है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होती, इसमें संधि में धारा प्रवाहित नहीं होती है, संधि में धारा प्रवाहित नहीं होती है, संधि में धारा प्रवाहित नहीं होती है। बताइए, वही डायोड है, वही पीएन संधि डायोड जो आपको अभी तक पढ़ते चले आ रहे हो, समझ रहे हैं? इसमें संधि में धारा प्रवाहित नहीं होती है बच्चों। सर क्या होती नहीं है? होती है। अधिक वोल्टेज पर, अधिक वोल्टेज पर, अधिक वोल्टेज पर, ध्यान से सुनेंगे, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अधिक वोल्टेज पर संधि में उत्क्रम धारा प्रवाहित होती है। अधिक वोल्टेज में धारा प्रवाहित होने लगती है, अधिक वोल्टेज पर संधि में उत्क्रम धारा प्रवाहित होने लगती है।
उत्क्रम धारा, लेकिन नॉर्मल वोल्टेज पर नहीं, बहुत अधिक वोल्टेज करेंगे थोड़ा, तब बच्चों जाके यहां पर धारा प्रवाहित होगी। तो संधि में उत्क्रम धारा प्रवाहित होने लगती है, लेकिन हमें उतने वोल्टेज की जरूरत ही नहीं है। उत्क्रम धारा प्रवाहित होने लगती है, उससे ताप वाप टेम्परेचर सब बढ़ेगा। उत्क्रम धारा प्रवाहित होने लगती है, इस वोल्टेज को भंजक वोल्टेज कहते हैं। इस वोल्टेज को भंजक वोल्टेज कहते हैं, भंजक वोल्टेज। तो बच्चों जो मैंने ये बात नीचे लिखी है ना, वो भंजक वोल्टेज का परिभाषा है, भंजक वोल्टेज कहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं समझिएगा कि यहां पर ये जो बात लिखी गई है ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंपॉर्टेंस ये अग्रधारा उत्क्रम अभिनत को समझाने के लिए लिखा गया है, बल्कि बच्चों ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, अधिक वोल्टेज पर संधि में उत्क्रम धारा प्रवाहित होने लगती है, इस वोल्टेज को भंजक वोल्टेज कहते हैं। ये किसके लिए है? उत्क्रम अभिनत में या पश्च अभिनत के लिए है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया? अब बहुत सारी क्रियाविधि है, वो नहीं समझा रहा हूं क्योंकि क्रियाविधि लिखने के लिए इतना परीक्षा में आता नहीं है। ऑब्जेक्टिव बनता है कि अग्र अभिनत में धारा प्रवाहित होती है कि नहीं होती है, तो बच्चों अग्र अभिनत में धारा प्रवाहित होती है, पश्च अभिनत में धारा प्रवाहित नहीं होती है। अच्छा, जोड़ते हैं, इसकी वर्किंग ये है कि बच्चों यहाँ पर विभव प्राचीर बहुत पतली हो जाती है, इसकी अक्षय परत की मोटाई बहुत पतली हो जाती है, संधि के आर पार इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, धारा प्रवाहित होती है। जबकि ऐसी स्थिति में क्या होता है, संधि अक्षय परत की मोटाई जो होती है वो लेयर जो है यहाँ बीच की चौड़ी हो जाती है, संधि के आर पार इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाते, धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन अगर बहुत अधिक वोल्टेज कर दिया जाता है तो संधि में मौजूद ही इलेक्ट्रॉन कोटर उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे संधि में उत्क्रम धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये चीज है, वो आपको इतनी डिटेल में इसको नहीं जाना है, ठीक है बच्चों। अब बात आती है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में व पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में समझाइए, जिससे कि आपका बच्चों प्रश्न बनता है। आइए अब इसे हल कर। तो आप लोग एक प्रश्न लिखेंगे कि अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या है। सबसे पहले तो दिष्टकारी क्या है ना, दिष्टकारी किसे कहते हैं, दिष्टकारी किसे कहते हैं? रेक्टिफायर दिष्टकारी किसे कहते हैं, दिष्टकारी किसे कहते हैं, या दिष्टकारी क्या है ना। तो दिष्टकारी किसे कहते हैं बाबू, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न में, दिष्टकारी किसे कहते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं दिष्टकारी को, ये बच्चों प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को दिष्टकारी कहते हैं। वाह भाई वाह भाई, तालियां बजा दीजिए आप लोग अपनी जगह से बैठे हुए हमारे बीच में पधारे हैं दिष्टकारी जी, और इनका उत्तर आप लोग बहुत सही तरीके से लिख लिए। इसके उपलक्ष्य में आप लोग क्या जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा, ठीक है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा दिष्टकारी जी का, ठीक है। बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशियों की कहानी रहेगी, और प्रत्यावर्ती धारा दिष्टकारी धारा में यूं ही बदलती रहेगी अगर आप सबके प्यार की मेहरबानी रहेगी, ठीक है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दिष्टकारी जी का। दिष्टकारी बच्चों ये प्रत्यावर्ती धारा को किस में बदलता है, दिष्ट धारा में बदलता है। तो हम लिखते हैं प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को इस विधि से, इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा दिष्ट धारा में बदला जाता है, दिष्ट धारा में। अच्छा ऐसा ऐसा गड़बड़ लग रहा है ना सेंटेंस, बोलो आप ही लोग बोलो, मैं थोड़ा और बढ़िया लिखूं। हाँ सर जी होने छूट गया है, कहाँ होने छूट गया है, हेने होने क्या है, क्या बात करते हो। इस संधि में धारा प्रवाहित नहीं होती है, अधिक वोल्टेज पर उत्क्रम धारा प्रवाहित होने लगती है। अरे भैया भैया तुम लोग ना, हमारा दिमाग जो है ना 2025 आते आते हमको अपने दिमाग का ट्रीटमेंट कराना है सबसे पहली बात, ठीक है। तो पैसा आप लोग से ही लेंगे क्योंकि आप लोग की वजह से ही खराब हुआ है। यहाँ प्रवाहित होने लगती है, ये क्या बताएं हम, लिख लेना ना, कहेंगे यहाँ क्या लिख गया है। लिखेंगे तो नहीं मानोगे नहीं आप लोग, हाँ लिख देते होने, ठीक। छोटा सा आपको फाइनल पीडीएफ जाएगा ना तो दिख जाएगा, फाइनल पीडीएफ जाएगा तो दिख जाएगा, होने लगती है, चील की निगाह है सर। सर बैठे बैठे ताली बजा रहे हैं तो मम्मी चिल्ला रही है क्या हो गया। प्रत्यावर्ती धारा को जिस विधि द्वारा दिष्ट धारा, तो हम इसको देखो और अच्छे से लिख रहे हैं कि वह विधि जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आप लोग और गलती ढूंढो, अब देखो हम भी आपका गलत करवाते हैं। वह विधि या वह प्रक्रम वह प्रक्रम
इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? दिष्टकारी कहते हैं। उसे दिष्टकारी कहते हैं। उसे आ गया, उसे दिष्टकारी कहते हैं। रेक्टिफायर बच्चों इसे कहते हैं, रेक्टिफायर। ठीक, चलो अब ये दो प्रकार का होता है। एक होता है विद्यार्थी जी हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब अर्ध तरंग दिष्टकारी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आया है, ऐसा नहीं है। और 5 अंक में भी आता है, 5 अंक में आता है, सबसे खास बात। और सबसे खूबसूरत चीज इसकी ये है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, हाँ। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर, या बच्चों इसे ही कहते हैं, या इसका एक दूसरे तरह से यूज करते हैं, वो होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, जिसे फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो कौन सा दिष्टकारी सबसे पहले लिखोगे? वह प्रक्रम जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, उसे दिष्टकारी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। सर इसको रिजुकारी भी कहते हैं। बिल्कुल बात सही बोले हैं भैया, इसे रिजुकारी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिजुकारी भी बोलते हैं। चलो सर सभी गेट सारणिक बनाना बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे बच्चों, कल आप अभी ये अर्धचालक की क्लास 2 दिन, तो उसमें अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, यही आप लोग का क्रैश कोर्स की यही चैप्टर है, 15वां चैप्टर। क्या उस संचार व्यवस्था के फिर ऑब्जेक्टिव, यही दिक्कत, संचार व्यवस्था से ऑब्जेक्टिव ही आएगा, और 2 नंबर का मॉड्यूलन वगैरह आ सकता है, वाली बात नहीं, उसका हम करा देंगे। 14 चैप्टर तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो बच्चों अर्ध तरंग दिष्टकारी कैसा होता है, आइए डील करते हैं। तैयार हो आप लोग? पेन और कॉपी लेके ही बैठे होगे, मुझे उम्मीद है कि रजाई वजाई से बाहर बैठे होगे। वैसे मौसम थोड़ा सा बारिश वारिश वाला लग रहा है ना, बादल बादल होंगे, तो थोड़ा सा आप लोग आलस अपने उससे भगाइएगा। ठीक है, आलस भाई ना रखें। आलस जिसके पास है ना, उसके पास विद्या नहीं आती है, सही बता रहे हैं। आलस जिसके पास है उसके पास विद्या नहीं आती है, सरस्वती माता कहीं थी। प्रश्न है बच्चों, अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या है? अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या है, समझाइए। अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या है, समझाइए। तो बच्चों कैसे काम करता है, काम क्या है इसका? तो आपके घर में जो प्रत्यावर्ती धारा आती है, मतलब कौन सी? जो बाहर से बच्चों आपके घर में करंट फ्लो हो रही है, यही नॉर्मल सा जो धारा प्रवाहित हो रही है घर में, वायर में, खंभे से आया है, खंभे से, तार से आया है, वो वाली धारा, वो जो धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों, वो है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, जो बैटरा से धारा प्राप्त होती है, बैटरी बड़े बड़े आते हैं ना, सेल मोड में पड़ते हैं, इन सभी से जो धारा प्राप्त होती है उसे कहते हैं दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। और जो अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट बच्चों क्या होती है? नागिन डांस करते हुए चलती है, आप सभी को पता है, रंग गर्त ऐसे। जबकि दिष्ट धारा क्या होती है बच्चों? जब ग्राफ बनता है, देखो एक बार फिर से बताना चाहेंगे, दिष्ट अगर अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कहें तो ऐसे, जबकि बच्चों दिष्ट धारा का ग्राफ कहें तो दिष्ट धारा छोड़ दो, अर्थात माइनस वाला पॉइंट रहता ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव। ऊपर वाली दिशा क्या लगती है? पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। और आपके भीतर भी बच्चों पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव तो होता नहीं। तो आपके पास क्या रहता है भाई, कि हमेशा आप दिष्ट धारा को पकड़ते हो, मतलब डायरेक्ट करंट देखो आपको झटका नहीं लगाती। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव और फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। इसीलिए जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, आप देखे होंगे जैसे ही अल्टरनेटिंग तार को आप पकड़ोगे, पकड़ना नहीं, बहुत थप्पड़ पड़ेंगे इधर से, जितना ज्यादा करंट का असर नहीं होगा उतना ज्यादा मेरे थप्पड़ का असर होगा। लेकिन जैसे ही आप अगर देखे होंगे, ऐसे विजुअलाइज किया होगा, अगर कभी भूल चूक से भी करंट लगा होगा, ऐसे आप पूरा हिलते डुलते हैं, है ना, ऐसा लगता है कि आपको बहुत तगड़ा करंट लगा है, वो आप वाइब्रेट करते हो ऐसे ऐसे। वो इसलिए बच्चों क्योंकि आप प्लस में उसने छोड़ा, माइनस में फिर से उसने क्या किया? आपको पकड़ लिया। माइनस में जैसे ही प्लस माइनस ना, तो प्लस माइनस वैसे
हिल डुल रहे हैं, तो वो इतनी तेज धारा हो रही है कि वो शरीर आपका वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन प्लस में पकड़ रहा है, फिर छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, छोड़ रहा है। इसीलिए कहते हैं एक बार में झटका मारो तो छोड़ दिया तो हाँ जान बची। ऐसा होता है ना, तो बच्चों वो यही है प्लस में। आप बल्ब को देखोगे लबदब 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 करता है, लबदब 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 लबदब। बल्ब, अरे सर कहाँ जलता बुझता है, झूठ बोल रहे हैं बच्चों। ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की होती है। इतने की 50 हर्ट्ज का मतलब समझते हो ना? एक सेकंड में जो बल्ब होता है 50 हर्ट्ज का मतलब ये होता है 50 हर्ट्ज आवृत्ति। एक सेकंड में सू सू, मतलब एक सेकंड में बल्ब एक बार जल भी जाता है और एक बार बुझ भी जाता है। ठीक है, एक सेकंड के भीतर बल्ब क्या हुआ, पूरा जल भी गया। और हाँ जल देखो, अब जल एक बार जल बुझ नहीं जाता, इसमें भी जलेगा और इसमें भी जलेगा, यहां पर बुझेगा और यहां पर बल्ब बुझेगा। मतलब एक सेकंड के भीतर 50 हर्ट्ज है ना, 50 हर्ट्ज, ये एक सेकंड की आवृत्ति का मतलब होता है एक सेकंड में 50 हर्ट्ज। मतलब बच्चों 50 चक्र, एक सेकंड में 50 चक्र पूरे करता है। जुम 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 जुम। मतलब एक सेकंड में सोच लो ऐसे ऐसे 50 बार बना डालो, इतना 50 बार, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 50 बार बनाओगे तब वो 50 हर्ट्ज होगी कितने में, एक सेकंड में बच्चों। तो इसमें क्या हो रहा है, एक आवृत्ति में यहां पर हर्ट्ज में क्या होता है कि बच्चों एक बार अधिकतम, ये भी अधिकतम, 2 बार न्यूनतम। तो 2 बार बल्ब जलता है, कहां कहां सर बल्ब जलेगा, तो ऐसी स्थिति में बल्ब जलेगा और ऐसी स्थिति में बल्ब जलेगा, यहां पर बुझेगा यहां पर बुझेगा। तो बच्चों 2 बार बल्ब जला एक दोलन में, एक पूरे चक्र में 2 बार बल्ब जला, 2 बार बल्ब बुझा। अगर 50 हर्ट्ज है तो इसका मतलब है 50 गुणे 2 मतलब 100 बार बल्ब जलेगा, 50 गुणे 2 100 बार बल्ब बुझेगा। बच्चों एक सेकंड में बल्ब आपका 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है। यकीन ना हो तो अपने मोबाइल फोन में स्लो मोशन ऑन करना, स्लो मोशन में वीडियो बनाना, ठीक, और वीडियो बनाना स्लो मोशन वीडियो को, और फिर देखना बल्ब जल रहा होगा, बुझ रहा होगा, जल रहा होगा, बुझ रहा होगा। आप देख भी सकते, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल नहीं भुला पाएंगे। समझ में आया? चलो इसको देख लेना। कई बच्चों ने प्रयोग किया भी था, जब मैंने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाया था बहुत सारे बच्चे इसका प्रयोग किए थे और फिर वीडियो बनाए थे, देखे थे कि हाँ भाई अरे सर तो सही बता रहे थे, बल्ब जल रहा है, बुझ रहा है, बल्कि ऐसे देखते हैं तो दिखी नहीं, क्योंकि बच्चों हमारी आंखें इतने वेरिएशन को नहीं देख पाती, लगातार बल्ब जल बुझ रहा है तो हमारी आंखें वेरिएशन। बच्चों अर्ध तरंग दिष्टकारी का मतलब ये होगा बच्चों कि जो हम लोग दिष्टकारी अर्ध मतलब दिष्टकारी तरंग का, दिष्टकारी करंट का, दिष्ट तरंग का ग्राफ ये होता है ऐसे, केवल ऊपर ऊपर, केवल ऊपर ऊपर, पॉजिटिव ही है, केवल पॉजिटिव रहेगा बच्चों। ये दिष्ट तरंग, दिष्ट धारा का ग्राफ होता है। अगर इसी में ऐसे रहेगा सारे बोर्ड ये, तो बच्चों उसे क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। आइए समझाते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी को, पूर्ण तरंग दिष्टकारी अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, टाइम है तो अभी टाइम तो है ना, बिल्कुल। देखिए समझिएगा इसका फिगर हम अच्छे से समझाते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या है बाबूजी, इसमें प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को, जो कि आपका अल्टरनेटिंग करंट ही है, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को ऊंचाई ट्रांसफार्मर की, सर प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज कौन है, यहां पर बच्चों है, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज यहां लगा हुआ है, यहां, ठीक है, यहां पे लगा हुआ प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, सर ऊंचाई ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती है, एक कुंडली ये हो गई और बच्चों एक कुंडली ये हो जाएगी, एक कुंडली हो जाएगी, एक कुंडली ये हो जाएगी। ठीक है बाबू, एक कुंडली ये हो जाएगी, ठीक, एक कुंडली ये हो जाएगी। और बच्चों इसमें क्या होता है, एक डायोड एक ही लगा होता है, एक डायोड सिर्फ लगा होता है, एक ही डायोड जुड़ा होता है। सुनना ध्यान से। तो बच्चों यहां पर एक लगा होता है लोड रेजिस्टेंस, जिससे बच्चों यहां से निर्गत धारा प्राप्त की जाती है, निर्गत धारा जो कि कैसी होगी, दिष्ट होगी। निर्गत धारा कैसी होगी बच्चों, दिष्ट धारा होगी। ये लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है आरएल,
ध्यान से सुनेंगे। अब बहुत बढ़िया क्रियाविधि आप इसकी बना सकते हैं, क्योंकि मैं अगर बोल दूंगा तो, और बोल के नहीं, आपको ऐसे ही याद ही रखना है, ऐसे ही याद रखना है हमेशा। अर्ध तरंग दिष्टकारी का बच्चों अगर आपको चित्र याद है तो आप अच्छा नंबर एग्जाम में पा सकते हैं आराम से। ठीक है बच्चों, इसके दो सिरे हैं, एक ये है S1 और ये है S2। बस ध्यान से सुनते जाएंगे। अर्ध तरंग दिष्टकारी का चित्र कैसे बनेगा, ध्यान से सुने। अर्ध तरंग दिष्टकारी में निवेशी वोल्टेज को या निवेशी धारा को, निवेशी वोल्टेज को लिख सकते, निवेशी वोल्टेज को एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये क्या लगा हुआ है सर, ये क्या लगा हुआ है, यहां तो बड़ा बोर्ड जो है ना ये वाला बहुत गड़बड़ हो गया है, दूसरे बोर्ड में है भैया। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर बच्चों ये लगा हुआ है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ा जाता है। फिर से ध्यान से सुनेंगे। अर्ध तरंग दिष्टकारी में निवेशी वोल्टेज को एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ा जाता है। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के दो सिरे S1 व S2 हैं, जिसमें से S1 सिरे को एक पीएन संधि डायोड के P सिरे से जोड़ा जाता है, तथा ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली के S2 सिरे को एक लोड प्रतिरोध RL जोड़ करके संधि डायोड के N सिरे से जोड़ दिया जाता है। फुल एंड फाइनल स्टॉप। इतना लिख देना है। ठीक है, फिर ध्यान दें। अब यहां पर निवेशी धारा का ग्राफ देखेंगे। निवेशी धारा का ग्राफ, अगर निवेशी धारा का बच्चों ग्राफ देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा। ऐसे बच्चों, ये प्रत्यावर्ती धारा है, प्लस माइनस प्लस, ये निवेशी धारा का ग्राफ है। निर्गत धारा का ग्राफ इसका क्या होगा, ध्यान देखेंगे। निर्गत धारा का ग्राफ आपको मैं बता दूं बच्चा पार्टी, आपको मैं बता दूं कि इसमें जो भी ग्राफ बनाना निर्गत धारा में, आप ध्यान से सुनेंगे। पहले ये अर्ध तरंग दिष्टकारी है, तो अब इसकी क्रियाविधि लिखनी होगी। पहले जो चित्र बनाओ और लैंग्वेज बनाओ, ऐसे लिख दो। फिर क्रियाविधि में क्या लिखना है, ध्यान से सुनेंगे। क्रियाविधि आप लोग बताओ कैसे लिख सकते हो, मैं बता रहा हूं, बोल रहा हूं, आपको लिखना है अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। गुरु जी आपके सामने लिखे जा रहे हैं तो भाई गलत। हम कहते हैं बाद में वीडियो को पॉज करके भी लिखना, यही तो मेहनत है, यही तो तड़प है, यही तो आपकी लगन है। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। मतलब अगर आप पे लगन है, याद है तो कोई बात नहीं, अगर सुन के एकदम बात समझ में आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्रियाविधि बच्चों ध्यान देंगे कैसे लिखना। क्रियाविधि में लिखना है, जब निवेशी धारा प्रवाहित होती है, या ऐसा भी लिख सकते हो, जब प्रत्यावर्ती धारा ट्रांसफार्मर में प्रवाहित होती है, तो धारा के पहले अर्धचक्र में S1 सिरा धनात्मक व S2 सिरा ऋणात्मक है। S1 सिरा धनात्मक व S2 सिरा ऋणात्मक है। ऐसी स्थिति में पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में कार्य करता है। P जुड़ा है पॉजिटिव, N जुड़ा है। ऐसी स्थिति में, वहीं से स्टार्ट करो, ऐसी स्थिति में पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में कार्य करता है, अर्थात डायोड से धारा प्रवाहित होती है, जो कि लोड प्रतिरोध, ये कैसा प्रतिरोध है बच्चों, लोड प्रतिरोध, जो कि लोड प्रतिरोध के सिरों पर दिष्ट धारा के रूप में निर्गत धारा प्राप्त होती है। हो गया। इसके दूसरे चक्र में, प्रत्यावर्ती धारा के दूसरे चक्र में S1 सिरा ऋणात्मक तथा S2 सिरा धनात्मक है। ऐसी स्थिति में पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में कार्य करता है, तब संधि डायोड से धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात परिपथ में लगे लोड प्रतिरोध के सिरों पर कोई धारा प्राप्त नहीं होती है। इन दोनों ही प्रक्रमों से निर्गत धारा का ग्राफ कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। बच्चों, पहले अर्धचक्र में धारा प्राप्त हुई थी तो बनाएंगे, दूसरे में कोई धारा नहीं, छोड़ दो, तीसरे में प्राप्त हुई थी, बनाएंगे, उसके बाद धारा प्राप्त नहीं हुई, छोड़ दो, ठीक है। अगले में धारा प्राप्त नहीं हुई, चौथे में प्राप्त हुई, ये है बच्चों दिष्ट धारा का ग्राफ। इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी इसीलिए बोलते हैं, आधी धारा में धारा प्राप्त होती है, अर्ध तरंग दिष्टकारी। अगर बच्चों पूर्ण तरंग दिष्टकारी होता है तो इसी में ऐसे ग्राफ जुड़ जाता है, ऊपर ही जुड़ेगा क्योंकि ये दिष्ट धारा वाला ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि दिष्ट धारा प्राप्त होती है, दिष्टकारी का काम ही यही है। समझ में आया? तो बच्चों पूर्ण तरंग दिष्टकारी में हम
दो डायोड जोड़ेंगे। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए ध्यान से सुन लो, इसको समझ गए होंगे। अगर इसको पूर्ण तरंग के लिए बच्चों हम यहीं पर क्या करेंगे, बस समझा दे रहे हैं। इसी परिपथ में बस आप एक क्या कर दोगे, एक दूसरा पीएन संधि डायोड इसी में जोड़ दोगे, पीएन। तो इसका डायोड नाम दे दो D2 और उसका डायोड नाम दे दो D1। ठीक है, इसका डायोड नाम दे दोगे क्या, D1। तो आप बोलोगे कि जब पहले अर्धचक्र में ये धनात्मक होगा तो पहला डायोड अग्राभिनत होगा तथा दूसरा डायोड उत्क्रम अभिनत होगा, क्योंकि बच्चों इसका पी क्या इससे निगेटिव में जुड़ा रहेगा, तो ये उत्क्रम अभिनत होगा। अर्थात D2 से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन D1 से धारा प्रवाहित होगी, तो उससे पहले अर्धचक्र में धारा प्राप्त होगी। दूसरी स्थिति में जब द्वितीय कुंडली का S2 सिरा धनात्मक व S1 ऋणात्मक होगा, ऐसी स्थिति में D1 डायोड से धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन D2 अग्राभिनत होगा, तो इससे धारा प्रवाहित होगी और वो निर्गत वोल्टेज प्राप्त कर लिया जाएगा। तो अर्थात दूसरे अर्धचक्र में भी यहाँ धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एकदम साधारण है, एकदम सरल है। क्या आपको मेरा बताया गया तरीका आपको समझ में आया? अगर आपने शुरू से ध्यान से सुना है तो अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी का फिगर आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा, मैंने हिंट दे दी है, तकलीफ नहीं होगी। अब बच्चों क्लास को थोड़ा सा आराम इसलिए देंगे, आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने भाई, आप लोगों की तो टीचर की टीम मेहनत कर रही है और सब लोग अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। आप लोग कहा करते हैं सर एक विषय पढ़ाते हैं सब सर लोग, हम लोग पूरे विषय पढ़ते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं, है ना। तो इसलिए बच्चों आप लोग 6:30 बजे वाली क्लास के लिए भी तैयार रहिएगा। अब आप लोगों को थोड़ी सी छुट्टी देते हैं ताकि आप लोग भी थोड़ा सा आराम कर सके। दोबारा फिर अगर कहीं दिक्कत हो तो देख सकते हैं और खुद से जब तक आधा घंटे के लिए इनको बना सकते हैं। ठीक है, चलो। तो जिन्होंने पूरा देखा है समझ में अच्छे से आया होगा। क्या अग्राभिनत क्या पश्चाभिनत, जब कुछ जानते नहीं हो तो फिर भाई मैं क्या, ब्रह्मा जी भी उतर आएंगे तो नहीं बता पाएंगे। बाकी इतना आसान बता दिए हैं कि चित्र बनाओगे तो याद हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक खुश रहे, मस्त रहे, मन लगाकर पढ़ाई करते। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ तो विद्यार्थी जी जय हिंद, कैसे हैं आप सब बच्चों? अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, बिहार इंटर परीक्षा 2025 के लिए सभी विषय की अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, क्रैश कोर्स के लिए तो आप लोगों ने खूब अच्छा तैयारी कर लिया लगभग। हम लोग अब अंतिम चैप्टर्स में आ चुके हैं और चैप्टर है बच्चों अर्धचालक आज, और आज क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर है 39 बच्चों, अर्धचालक तथा युक्तियां। इसमें हम लोग बेसिकली सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं और सेमीकंडक्टर से क्या क्या यूज होता है आज के दौर में। बच्चों सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ऑल डिवाइसेस जो है उसी पर बेस्ड हैं। आपका चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे कैमरा हो, या आप जिस भी संसाधन से हमें आज देख पा रहे हैं, टीवी है, बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जो आप देख पा रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर का ही यूज हुआ है। सेमीकंडक्टर के यूज से सर क्या बनता है अर्धचालक के प्रयोग से? तो बच्चों अर्धचालकों के प्रयोग से आपके डायोड बनते हैं, आपका सोलर सेल बनता है, आपका एलईडी बनता है। आज हम डिस्प्ले लाइट अगर देखते हैं एकदम पतली टीवी तो कितनी खूबसूरत लगती है कि सर ये तो बड़ी अच्छी टीवी है ना, बहुत खूबसूरत है। तो बच्चों वो डायोड की वजह से है। आज अगर आप डिजिटल बोर्ड में अच्छे से पढ़ पा रहे हो इतनी बड़ी डिस्प्ले में, तो बच्चों वो किसकी मदद से है? अर्धचालक सेमीकंडक्टर की वजह से है। ठीक है, तो बच्चों यही है हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाला सेमीकंडक्टर से बने कुछ डिवाइसेस जिन्हें हम दैनिक जीवन में आज यूज कर रहे हैं। बच्चों इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा फर्क होता है। इलेक्ट्रिकल बड़े बड़े